अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में 3-4 अहम खबरें जो आपके साथ डिस्कस करनी है। और इसमें पहली खबर तो ये है कि मुराद सईद साहब के गिर्द फाइनली घेरा तंग किया जा रहा है। और बहुत देर से ही खैर मुराद सईद साहब जो हैं वो बहुत खटक रहे थे ताकतवरों की नज़रों में, और जो थ्रू आउट उनकी एक ट्वीट्स का सिलसिला है, जो एक आवाज़ वो उठाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो इस वक्त इमरान खान इवन जेल में भी हों, मुराद सईद भी आके अगर पीटीआई को लीड कर रहे हों, तो वो एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़े कर सकते हैं। तो मुराद सईद उन लोगों में से हैं जिनके ऊपर लोग अंधा एतमाद करते हैं कि ये इमरान खान के वफादार साथियों में से हैं। बाकी किसी के ऊपर आपको कोई शक शुबा हो सकता है, लेकिन मुराद सईद के हवाले से कोई इसमें मेरा ख्याल है डाउट नहीं रखेगा कि वो इमरान खान के वफादार साथियों में से हैं। बहरहाल जी, मुराद सईद साहब जो मुसलसल मुख्तलिफ मौक़ों पर आवाज़ उठा रहे हैं, इस वक्त रूपोश हैं और उन्हें मालूम है कि वो बिल्कुल वांटेड हैं। वो तो ये भी खतरे का इजहार करते हैं कि ये तक कहा गया है कि मुराद सईद जहाँ नजर आए बेशक उसको मार डालो, लेकिन उसको मार के प्रोड्यूस कर दो, लेकिन उसको प्रोड्यूस कर दो। तो इस तरह का उनका जो एक स्टेटस है वो हम कई दफ़ा देख चुके हैं। मुराद सईद साहब की को गिरफ्तार करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए बहुत अरसे से कोशिशें जारी थी। अब इनमें कुछ तेज़ी आई है और अब एक नया जो हमें प्लान ऑफ एक्शन नज़र आता है वो ये है कि एक तो ये कि जो बंदा मतलूब है उसको तो जाहिर है जो पकड़ना है आपने जो करना ही है, लेकिन उनकी फैमिली मेम्बर्स को इस हद तक तंग किया जाए कि उसके बाद वो खुद ही बेचारा तंग आकर सामने आने पर मजबूर हो जाए कि अब बात अगर घर की बहू बेटियों पर आ गई है तो फिर उसके बाद उसके पास बेचारे के पास क्या ऑप्शन रह जाएगी। फिर वो कहीं ना कहीं से निकल कर सामने आ ही जाएगा कि जो कुछ भी है मैं खुद ही फिर बर्दाश्त करूं, कम से कम बहू बेटियों को तो ना बर्दाश्त करना पड़े। ऐसी ही एक वीडियो मैंने कल भी देखी थी पीटीआई के एक रहनुमा की, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी, सॉरी मैं इस वक्त नाम उनका मेरे जहन से निकल गया है, लेकिन उन्होंने भी यही बात कही कि जी अब मैं खुद गिरफ्तारी देने जा रहा हूं और उसकी वजह ये है कि अब उन्होंने मेरे घर पर छापा मारा है और उनके घर वालों को गिरफ्तार करके वो ले गए हैं, जिसके बाद अब वो उनकी जान बचाने के लिए रूपोशी ख़त्म करके सामने आ रहे हैं। तो अब ये स्ट्रैटेजी मुझे नज़र आ रही है कि बनाई जा रही है। इसी के तहत अब मुराद सईद साहब जो कि नहीं हाथ में आ रहे थे अभी तक, उनकी जो फैमिली है उसके ऊपर धावा बोलने का प्लान था। मुतादिद रेड्स पहले भी उनके घरों में किए गए, लेकिन अब की बार एक एफआईआर ही काट दी गई है जो उनकी घर की खवातीन के हवाले से भी काटी गई है, उनको भी नामजद किया गया है। और उसके बाद अब जो छापे मारे गए हैं, ये खबर आ रही है कि वहाँ से घर से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट उनकी जो कुछ चीज़ें थी उनको तहवील में लिया गया, जिसमें उनका एक लैपटॉप भी शामिल है, शायद कुछ फ़ोन्स वगैरह भी मौजूद हैं। और अब ये सारी जो मालूमात हैं अगर उन तक रसाई उनकी होती है तो उनकी कोशिश पूरी है कि मुराद सईद को लोकेट किया जाए या उसमें से कुछ ऐसा मवाद हासिल कर लिया जाए जिसकी बुनियाद पर मुराद सईद या इमरान खान को कसूरवार जो है वो साबित किया जा सके। मुराद सईद साहब की जो फैमिली है उनके ऊपर किसी किस्म की भी जो कार्रवाई करने की कोशिश थी, उसके लिए जो मुकामी एसएचओ थे उनको जब ये कहा गया इमरानुद्दीन साहब को कि जी आप ये एक एफआईआर लॉन्च करें, उनकी खवातीन को नामजद करें, तो उन्होंने इस पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पश्तून रिवायात नहीं है, ये ठीक है कि आपको किसी पे कोई हो सकता है तहफ़्फ़ुज़ात दुश्मनी, लेकिन हम खवातीन को बीच में नहीं लाते। जब उन्होंने इससे इनकार किया तो उसके बाद उनको ओहदे से हटा दिया गया, उन्हें रिमूव कर दिया गया और फिर कोई दूसरे साहब लाए गए जिन्होंने फिर ये उनके लिए खिदमात सर अंजाम दी। और अल्टीमेटली फिर उनके घर के जो मुख्तलिफ अफराद हैं बशमूल उनकी खवातीन के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, एफआईआरें काटी गईं और उसके फिर बलबूते के ऊपर जो है वो फर्दर अब कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। जो ये इमरानुद्दीन साहब हैं उनको काफ़ी ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जो खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ के मकामी लोग हैं उन्होंने बड़े नारेबाजी की है, बड़ा उनका वार्म वेलकम किया है कि ये बंदा जो है इसने कम से कम हक सच पर खड़ा हुआ है और डट कर इसने मना किया है और जो पश्तून रिवायात है उनको आगे बढ़ाया है। ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने ये काम छेड़ दिया तो फिर ये मामला आपके हाथ से निकल सकता है, ये मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। इस बात को समझना होगा कि पख्तून का जो कल्चर है वो एक डिफरेंट कल्चर है। एक तो उनके घर में हर जगह पर आपको मालूम है कि असलहा मौजूद होता है, फिर आप ये देखें कि जो खवातीन के मामले पर उनका एक स्टांस है, जो उनकी एक बिल्कुल सब्र का पैमाना है, वो सबको पता है कि वो लबरेज हो जाता है, वो इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अगर बात घर की खवातीन पर आ जाए। तो इस तरह की अगर आप लोगों ने अब घटिया हरकतें शुरू करनी हैं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए भी आप तैयार हो जाएं। इसके लिए फिर पूरा मुल्क भी खुदा न खास्ता इस किस्म की कोई बदअमनी की लपेट में आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो जो इंतकाम की आग सर पे चढ़ी हुई है उससे आगे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा।
लेकिन अब ये एक खबर है कि जी मुराद सईद साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा चुका है। जो दूसरी अहम खबर है वो इमरान खान साहब की साइफर केस के हवाले से है, जिसमें इमरान खान साहब की वकला की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें चैलेंज किया गया था जेल समाअत को, उसके ऊपर जो फैसला महफूज हुआ था और वो पता नहीं कब से महफूज हुआ था, उसको फाइनली अब सुनाने का फैसला किया गया जी। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका फैसला सुनाने जा रही है। जो मेरी अपनी एक एनालिसिस है हालात को देखते हुए, उसके मुताबिक तो ऐसा नहीं होगा कि उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए कहा जाए, लेकिन शायद एक होम्योपैथिक सा ग्रे किस्म का फैसला दिया जाए। और जब मैं ये कह रही हूँ होम्योपैथिक या ग्रे फैसला, तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप कह सकते हैं कि यूं करके कंडीशनल सा कर दिया जाएगा कि अगर तो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हो सकते हैं तो उनको पर वहाँ पे लाया जाए, अगर नहीं हो सकते तो फिर ठीक है, वगैरह वगैरह। यानी इस तरह की बीच में एक कंडीशन तय कर दी जाएगी कि जिसके ऊपर फिर आगे वजारत कानून बाकी अपना हिस्से का काम कर देगी कि नहीं जी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, रिस्क है ये वो, तो लिहाजा जेल में ही समाअत हो। तो इस तरह से बॉल जो है एक दफ़ा फिर से वजारत कानून के कोर्ट में डालकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेगी और कोई क्लियर कट इसके ऊपर फैसला नहीं आएगा कि हाँ भाई आपने हर सूरत इसको जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया जाएगा या कुछ इस तरह। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है, बाकी ज़ाहिर है जब फैसला आएगा तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं इसमें नज़र नहीं आ रहा है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाला जाएगा या उनके कोई दर्शन करवाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त वो तस्वीर से भी खौफ है, तो फिर तस्वीर तो सामने नहीं आने देनी। तो ये एक अहम इसमें पेशरफ्त है, कल देखते हैं जी इस पे फैसला क्या आता है। आगे मैं जरा आपको ये बता दूं कि एक और अहम खबर जो है वो इस वक्त बड़ी गर्दिश कर रही थी और उस पर लोग बड़ा हैरान भी हो रहे थे, और वो खबर ये थी कि जनाब नून लीग को जलसे की इजाजत मिल गई मीनार पाकिस्तान पर। इस पर बहुत सारे लोग जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि देखें जी नून लीग को तो जलसे की इजाजत मिल गई है डीसी की तरफ से, लेकिन पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। तो पता नहीं वो क्यों इतना हैरान हो रहे थे। ये तो बड़ा एक ऑब्वियस सा एक मामला है जो कि हमें थ्रू आउट नजर आ रहा है कि नून लीग के लिए तो इस वक्त पूरी फैसिलिटेशन है, बिल्कुल जिसको कहते हैं वो इस वक्त गोद में चढ़ी हुई पार्टी है, और इनके जो लीडर्स हैं वो डील करके आ रहे हैं, इनके पास कोई बयानिया नहीं है, ये लोग किसी जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते और इनका किसी अवाम के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए वापस आ रहे हैं, इक़्तिदार के लिए ये डील करके गए थे और डील करके ये वापस आ रहे हैं। इतनी सी कहानी है इनकी क़यादत की। अगर किसी को इसमें कोई शको शुबा है तो फिर उसकी अपनी मर्जी है, और जब आपकी डील हो जाती है तो फिर सारी जो रियासत की मशीनरी है वो आपकी गुलाम बन जाती है। पंजाब पुलिस तो वैसे ही इनकी गुलाम है शरीफों की। तो इस वक्त आप ये देखें कि पंजाब पुलिस खुद ले जाके उनको मीनार पाकिस्तान के ऊपर पूरा वो विजिट करा रही है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, पूरी फैसिलिटेटर है। अभी आप बाकी भी देखेंगे कि जितने इदारे हैं, चाहे वो वासा वाले हों, चाहे वो पीएचए वाले हों, चाहे वो सारे इनके किस तरीके से उंगलियों पे नाच रहे होंगे और पूरे अरेंजमेंट्स कर रहे होंगे जलसे के, क्योंकि इस वक्त तो उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है, क्योंकि इस वक्त तो वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए हैं। और इस वजह से आप देखेंगे कि उनके लिए कोई कायदा कानून कोई मायने नहीं रखता कि वो एक भागा हुआ मुजरिम है जेल से, जो कि वादा करके भी नहीं आया और उसके बाद इतने साल वहां पर बैठा रहा, और उसके बाद अब वो आ रहा है ये कहते हुए कि जी वो बड़ी किस्मत बदलने आ रहा है। और ये वो बंदा है कि जो न जाने कितनी दफ़ा वज़ीर आला रहा है, वज़ीर ख़जाना भी रहा है, उसके बाद वज़ीर आज़म भी रहा है 3 दफ़ा। उस वक्त तो किस्मत बदली नहीं, तो अब पता नहीं वो क्या बंद मुट्ठी में लेके आ रहे हैं। लेकिन चलिए जी, सियासत करने का हक तो सबको है, हम इसके ऊपर कोई एतराज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन द थिंग इज़ कि कम से कम आइन और कानून का तमाशा ना बनाएं। हमारा एतराज़ सिर्फ इस बात पर है, आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। अगर नवाज शरीफ को ही लोग वोट देते हैं, भले वो वज़ीर आज़म बने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आपने आइन और कानून का तमाशा बनाना है और अवाम की उमंगों का खून बहाना है, तो फिर उसके बाद आप जो भी एक्ट करते हैं वो हमेशा काबिल नफरत ही होता है। जैसे कि इस वक्त ये जो सारे रियासती इदारे जो गुलाम बने फिर रहे हैं शरीफ फैमिली के, वो सब काबिल नफरत हुए पड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि ये डीसी साहब, ये ब्यूरोक्रेसी पंजाब की, ये अब किसी के सामने कोई भेद मेरा ख्याल है खुलने वाला रह नहीं गया। क्यों नहीं इन्होंने चलने दिया पीटीआई की गवर्नमेंट को, क्यों उस तरह से काम नहीं होते थे पंजाब में। अब ये एक ओपन चीज़ है जो सबके सामने आ गई है कि जब आपकी ब्यूरोक्रेसी की वफादारियां, जो रियासत के नौकर हैं, जो आपके नौकर हैं, वो शरीफ फैमिली के नौकर बन जाएंगे, तो फिर यही होगा जो होगा कि वो दूसरी किसी पार्टी को चलने ही नहीं देंगे, उनके काम करने ही नहीं देंगे, उनकी फाइलें आगे ही नहीं बढ़ती, तो फिर यही होता है। तो बहरहाल जनाब, अब डीसी साहब ने उनको हंसी खुशी इजाजत दे दी है, और जो ये पीटीआई वाले हैं वो भी बेचारे इधर उधर जलसे के लिए वेन्यूज चेंज करते फिर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिन्नत तरले कर रहे हैं, कभी कोर्ट के गोडों गिड्डों को जाके हाथ लगा रहे हैं,
لیکن ان کو ابھی تک اجازت ملی نہیں ہے. میرے لیے تو خیر یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی کہ نون لیگ کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے, لیکن عوام نے جلسے کی اجازت دینی ہے یا نہیں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا, کیونکہ جن کے پاس جلسے کی اجازت ہے ان کے پاس عوام نہیں ہے, اور جن کے پاس عوام ہے ان کو جلسے کی اجازت نہیں ہے, اور جن کے بینرز لگانے دیے نہیں جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کے دل میں بستا ہے, اور جس کے بینرز آپ لگا رہے ہیں ان کے بینرز پھاڑے جا رہے ہیں, لوگ ان کے منہ پہ سیاہیاں پھینک رہے ہیں, جوتے مار رہے ہیں بینرز کی تصویروں کے اوپر. تو یہ آپ کو فوٹیجز مل رہی ہیں, اس طرح کا لوگوں کا ان کے لیے ریاکشن ہے. تو زبردستی کی محبت تو ہو نہیں سکتی ہے, لیکن دا تھنگ از کہ جو جتنا پی ایم ایل این اپنے آپ کو اس طرح سے شو کر رہی ہے کہ جیسے وہ بڑی اس وقت فیوریٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی, تو اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے ان کا تاثر یہ بنے گا, لوگ کہیں گے لو جی یہ تو بڑے اسٹیبلشمنٹ کے فیوریٹ ہیں اور اس لیے انہوں نے ہی اب آنا ہے تو لہٰذا ہم انہی کو ایکسیپٹ کر لیں, اس کے بجائے اس وقت الٹا ریاکشن ہو رہا ہے. اب جو حالات ہے پاکستان کے معروضی وہ بدل چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو نقصان ہو رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو جس طریقے کی سیاست کی ہے, ڈیل کی سیاست کی ہے, اس سے لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں, نہ کہ آپ سے محبت کر رہے ہیں. اگر آپ اترنے کے بعد ایئرپورٹ پر جیل جانے کے بجائے جلسہ گاہ جائیں گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے کہ آپ لوگ بیسیکلی ڈیل کر کے آئے ہیں, تو لہٰذا اس لیے آپ کو یہ فیسیلیٹیشن ملی ہوئی ہے. لیکن اس وقت ان کے لیے بیانیہ, لوگوں کی محبت امپورٹنٹ نہیں ہے. اس وقت لوگوں کی محبت یا ان کو ووٹ ان کا حاصل کرنا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ووٹ کے بغیر بھی وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں, اور اس کا ایک واحد راستہ یہی ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں. اور لاسٹلی میں آپ کو اس میں یہ بات بتا دوں کہ ایک اور جو عمران خان صاحب کے خلاف مہم جو ہے وہ شروع کی گئی ہے, وہ ہے جی غزہ کے معاملے پر. جو غزہ میں فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے, وہ بھی کسی طرح عمران خان کے گلے ڈال دیا جائے, اور اس کے لیے بھی عجیب و غریب کلا بازیاں لگائی جا رہی ہیں. اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر بڑا ایک دم سے ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ٹویٹ کرنا شروع ہو گئے کہ دیکھیے جی عمران خان جس بندے کو میئر لنڈن کے لیے سپورٹ کر رہا تھا اس نے کیا اسرائیل کے حق میں بیان دے دیا ہے, فلسطینیوں کے خلاف بیان دے دیا ہے, یہودیوں کے حق میں بیان دے دیا ہے, اور مسلمانوں کے خلاف بیان دے دیا ہے. تو دیکھیں عمران خان تو اس کو سپورٹ کر رہا تھا. میں ان کی بات کر رہی ہوں جو میئر لنڈن کے جب انتخابات ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ بھائی جب یہاں پر بات آتی ہے کہ ان کی اپنی انٹرنیشنل ایک پالیٹکس کے اپنے سٹانس ہوتے ہیں, اور یہ پورا برطانیہ ایز اے گورنمنٹ اس وقت کس کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ تو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. امریکہ پورا ایز اے گورنمنٹ کس کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ یو کے میں جتنے لوگ ہیں عوام جو ہے کیا وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. کیا امریکہ کے سب لوگ نیچے جو ہیں وہ کیا اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے. اسرائیل کے اپنے اندر بیٹھے ہوئے کیا سب کے سب اسرائیل کے حمایت میں ہیں؟ نہیں ہیں. اس میں بھی لوگ ہیں, اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے بھی کچھ لوگ ہیں جو بات یہ کر رہے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایز اے گورنمنٹ کسی کا کیا موقف ہے عہدیدار کے طور پر, اور اس کا جو ایک جنرل پبلک ہے اس کی کیا سینٹیمنٹس ہے. جب عمران خان نے ان کی کسی وقت اگر حمایت کی ہوگی تو اس وقت کوئی اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے تو نہیں ان کے سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہوئے تھے کہ اس کے باوجود عمران خان نے کہا کہ ہاں یہ بڑا اچھا سٹیٹمنٹ ہے لہٰذا اس وجہ سے ان کی حمایت کی جائے. اب بعد میں 10 سال بعد اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے کسی بھی اس وقت کے معروضی حالات کے مطابق اگر کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا تو اس کا پتہ عمران خان کو 10 سال پہلے تو نہیں ہوگا کہ ہاں بھائی اس نے بعد میں یہ کرنا ہے تو میں لہٰذا اس کو اس وقت سپورٹ نہ کروں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی کیمپین ہے جو کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح یہ لوگ اس طرح کی باتوں پر یہ کر لیتے ہیں. دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان نے فلسطین کی بات ہر جگہ ہر فورم پہ کی, اور ان کا فلسطین کے حوالے سے جو ایک اسٹیٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے جو آج کل پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کا اتنی کلیئرٹی سے نہیں تھا جو عمران خان نے دیا, اور انہوں نے ویسٹ میں بیٹھ کے دیا. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو ان سے سوالات ہوئے وہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر ان کو جواب نہیں ہے کہ نہیں بھائی ہمارا اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. اور تھرو آؤٹ کیٹیگوریکلی ان کے اسٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں وہ فلسطین کی حمایت کرتے اور اسرائیل کو کنڈیم کرتے نظر آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو قائد اعظم کی اس کے اوپر پالیسی تھی وہی ہماری پالیسی ہے. تو پھر بھی جان بوجھ کر ایک مبہم سی کردار کرنے کے لیے ان کی یہ والی باتیں فلسطین کے حق میں جنہوں نے کیا ان کو پسے پوش ڈالنے کے لیے اس کو جان بوجھ کے جوڑا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے ایک یہودی کی حمایت کی تھی اور آج وہ یہودی اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے. تو یہ ایک عجیب بات ہے بھائی. ایک وقت میں تو پھر عمران خان نے
ایک یہودی کی بیٹی سے شادی بھی کی تھی جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. تو اب یہ بات تو نہیں ہے کہ آپ کبھی کسی وقت کسی کے ساتھ اگر ہیں, اگر کل کلا کو وہ بندہ کچھ بھی اور کر دے یا کہہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر بھی اتنا ہی اس کا گناہ آ جائے گا, یا اس کا جو ملبہ ہے وہ آپ کے اوپر بھی گرا جائے. تو یہ بہت ہی شیمفل قسم کا ایکٹ ہے. اور یہ جو لوگ ہیں بھائی, اس کا اپنا تو اسٹیٹڈ جو پوائنٹ آف ویو تو وہ سامنے ہے نا, یہ تو نہیں کہ ان کا اپنا کوئی اسٹیٹڈ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, تو پھر آپ اس طرح کی بات کرتے بھی نظر آتے ہیں. لیکن اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پیڈ کیمپین ہے بیسیکلی. ان اینکرز کو, ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو باقاعدہ کوئی پیسے ویسے دیے گئے ہیں کہ عمران خان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا ہے. میرے پاس اس کی شواہد نہیں ہے اس لیے میں یہ بات نہیں کرتی, لیکن اگر وہ اپنی سوچ سے بھی اس طرح کی کوئی بات سوچ کے کر رہے ہیں تو یہ میرے لیے حیران کن ہے کہ صاحب کیسے ایک وقت میں یہ ٹویٹس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کیسے ان کی لینگویجز ایک جیسی ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری باتیں بہرحال کامن سینس کے اوپر کوشچن ضرور کھڑا کرتی ہیں. اگر جنیرکلی اپنے مرضی سے آپ نے کیا ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آپ کسی اور ٹائم پہ کریں, کوئی اور لینگویج یوز کریں, لیکن یہاں پر جب ایک ساتھ ایک کام شروع ہوتا ہے تو پھر اس پہ یہ گمان ضرور ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی کیمپین شروع کی گئی ہے عمران خان کا جو فلسطین کے معاملے پر ایک کریڈٹ ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے.